तो क्रिटिकल इल पेशेंट के अंदर यदि पेशेंट आईसीयू में है या सीसीयू के अंदर है तो नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सीसीयू में काम करने का क्या प्रिंसिपल होना चाहिए। एक नर्सिंग ऑफिसर को किस किस चीज़ों पे आपको आधार मानते हुए या उनको प्रिंसिपल मानते हुए काम करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जब भी अपन सीसीयू या आईसीयू के अंदर ड्यूटी करें तो आपको ABCDE प्रोटोकॉल को फॉलो करें। ए का मतलब पेशेंट के एयरवे को देखें, पेशेंट के ब्रीथिंग को देखें, पेशेंट के सर्कुलेशंस को देखें और डी से पेशेंट का डिसेबिलिटी को देखें। तो ABCD आपको फॉलो करना है ताकि जो पेशेंट का प्रायोरिटी जो है वो हमें एयरवे को देना है, क्योंकि क्रिटिकल इल पेशेंट के अंदर जो है हाई रिस्क वाले पेशेंट हैं, इनको हमको एयरवे देखना है। तो ABCD प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। दूसरी बात है पेशेंट को हमें रेगुलर और कंटिन्यू जो है मॉनिटर करना है। रेगुलर वाइटल साइंस, रेगुलर उसका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, उसकी ECG, उसका शुगर मॉनिटरिंग, उसका आयो चार्ट मॉनिटरिंग, उसका GCS कॉन्शियस लेवल, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें कंटिन्यू असेस करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 3 जो है वो हमें डॉक्टर ने जो हमें प्रोटोकॉल और जो मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब की है उस मेडिकेशंस को, उस ट्रीटमेंट को, उस प्रेस्क्रिप्शंस को जो है वो हमें फॉलो करना है। पेशेंट को टाइम टू टाइम जो है मेडिकेशंस देनी है। जब भी एक नर्स पेशेंट को मेडिकेशंस देगी तो जो राइट 10R है, जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का है, उसको आपको फॉलो करना है। राइट पेशेंट, राइट ड्रग्स, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट टू रिफ्यूज, राइट टू डॉक्यूमेंट, राइट टू असेस, राइट टू इवेल्यूएशंस। ये जो भी सारी फॉर्मेलिटीज है इस फॉर्मेलिटीज को आपको फॉलो करना है। और यदि पेशेंट के अंदर इसके अलावा कोई लाइफ थ्रेटनिंग या आपको पेशेंट में कोई इस तरह की कंप्लेन दिखे तो आपको पहले उस चीज को करेक्ट करनी है और आपको समझ में नहीं आए तो सीनियर डॉक्टर और नर्स को इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करना है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात रहेगी। पेशेंट का आपको फिजिकली एग्जामिनेशन करना है और पेशेंट की सारी जो मॉनिटरिंग हो रही है, चाहे पेशेंट के वेंटिलेटर लगा हो, चाहे उसका इन्फ्यूजन पंप लगा हो, चाहे ECG मॉनिटरिंग हो रही हो और भी अदर जो मॉनिटरिंग वाइटल्स वगैरह मॉनिटरिंग हो रही है, CBP मॉनिटरिंग हो रही है, उस मॉनिटरिंग के अंदर आपको नॉर्मल और अबनॉर्मल वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। जैसे भी अबनॉर्मल वैल्यू होती है तुरंत आपको रीचेक करें, सीनियर डॉक्टर और नर्स को आपको इन्फॉर्म करना है। आपको सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बिल्कुल आपको एक्यूरेटली फॉलो करने हैं। नर्स नोट, ICU नोट्स, जो भी आपके हॉस्पिटल के अंदर जो प्रोटोकॉल, पॉलिसी, गाइडलाइन फॉलो की जाती है वो आपको फॉलो करनी है। तो ये काम इन चीज़ों को प्रिंसिपल मानते हुए क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर जो है वो नर्स को काम करना है। फिर जैसे मान लीजिएगा आपको पेशेंट देखना है तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी, नर्स असेसमेंट करेगी। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर पेशेंट को अपन असेस करेंगे। पेशेंट से पूछेंगे हाउ आर यू। यदि पेशेंट कॉन्शियस है तो आपको उसका आंसर देगा, यदि कॉन्शियस नहीं है तो आप उससे बात नहीं कर पाओगे। फिर आपको जो है उसका रेस्पॉन्स और मॉनिटरिंग करना है। फिर पेशेंट का आपको फर्स्ट असेसमेंट के अंदर पेशेंट का एयरवे को देखना है, ब्रीथिंग पैटर्न को देखना है, उसके ब्रेन के परफ्यूजन को देखना है और कोई सीरियस या फिर कोई ऑर्गन डैमेज हो रखा है, मेजर लंग्स, हार्ट, किडनी, तो इनको आपको मॉनिटर करते हुए रहना है। अब बात करते हैं एयरवे को किस तरीके से नर्स असेस करेगी। एयरवे देखिएगा, एयरवे ज्यादातर जो क्रिटिकल पेशेंट है ये तो आपको कहता हूँ कॉन्शियस स्थिति में मिलेंगे, कुछ जो है सेमी कॉन्शियस की स्थिति में मिलेंगे और रेयर पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर मिलेंगे। तो अपन बात करते हैं पेशेंट में कॉन्शियसनेस पेशेंट का गड़बड़ है तो आपको पेशेंट का एयरवे को देखना है। एयरवे आपको मेंटेन रखना है। मेंटेन कैसे रखोगे, पेशेंट यदि नॉर्मल ब्रीथ ले रहा है तो दिस इज वेरी गुड। पेशेंट को ऑक्सीजन की सपोर्ट में रखना है। पेशेंट का आपको नेजल या ओरोफेरिंजियल एयरवे से मेंटेन करना है। इससे यदि पेशेंट का एयरवे मेंटेन हो रहा है तो गुड, यदि इससे नहीं हो रहा है तो आपको एडवांस एयरवे जो है मेंटेन करना पड़ेगा। पेशेंट को इंटूबेट करना पड़ेगा TT ट्यूब के साथ में, आपको एंडोट्रेकियल ट्यूब या फिर पेशेंट को आपको नॉन रीब्रीथिंग जो है मास्क लगाना पड़ेगा। तो आपको पेशेंट का सारा जो एयरवे है उसको असेस करना है। एयरवे उसका ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पेशेंट का आप पल्स ऑक्सीमीटर से उसका सेचुरेशन देखोगे, पेशेंट का स्थिति देखोगे, स्टेबल है कि नहीं है, पेशेंट में कोई साइनोसिस नहीं है, आपको पेशेंट को डिफिकल्टीज नहीं लग रही है, पेशेंट के यदि ब्रीथ के अंदर जो है वो साउंड आ रहा है या विजनिंग साउंड आ रहा है या आपको ऐसा लग रहा है पेशेंट के ओरल सिक्रेशन जमे हैं
तो आपको सक्शनिंग करना है। सक्शनिंग आप सबसे पहले ओरल का करोगे, फिर जो है वो नेजल का करोगे। सक्शन मशीन आपके बेड के साइड पेशेंट के हर वक्त जो है वो रेडी होना चाहिए। ये भी एक एयरवे को मेंटेन करने के लिए हो सकता है। इसके अलावा एयरवे में कोई गड़बड़ी है तो आपने पार्शियल सेचुरेशन देख लिया, CO2 को देख लिया, CO2 का वैल्यू बढ़ रहा है तो आपने EtCO2 क्या है, 45 से ज़्यादा आ रहा है तो CO2 का लेवल ज़्यादा है, 35 से 45 के बीच में नॉर्मल होता है तो EtCO2 करने से पेशेंट का कार्बन डाइऑक्साइड कितना है उससे पता चल जाएगा। ऑक्सीजन जो पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं 92 से अबव है तो इसका मतलब पेशेंट का बिल्कुल ठीक जो है ऑक्सीजन है। पेशेंट यदि हाइपोक्सिया में है तो इसका मतलब भी जो है ऑक्सीजन में उसमें कमी है। साइनोसिस है, पेशेंट का ब्लूस डिस्कलरेशन है, पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग के लिए, इसका मतलब जो है वो हमें कुछ प्रिकॉशंस करने की जरूरत है। आइडेंटिफाई साइन एंड सिम्टम ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखो ज्यादातर अपने राजस्थानी में कहावत है कि साहब मरे कैसे कि सांस नहीं आई, है ना, सांस रुक गई। तो ज्यादातर जो क्रिटिकल इल पेशेंट है इनका जो डेथ होता है वो होता है क्या तो एस्पिरेशन से या फिर उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होने से। जब भी पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा उसका टंग फॉल हो जाएगा या फिर जो है एस्पिरेशन हो जाएगा जिसकी वजह से उसका डेथ होता है। तो किसी पेशेंट का यदि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो सीसा 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 का मतलब है एक उतार चढ़ाव, एक जो है गैप, है ना। जब भी अपन रेस्पिरेशन लेते हैं, अब जैसे मैं सांस ले रहा हूं तो इंस्पायरेशन क्या तो लंग्स क्या हो गए एक्सपांड हो गए, एक्सपायरेशन क्या तो अब जो है वो आपका रिलैक्स चला गया। तो ये पैटर्न है। सीसा पैटर्न का मतलब है कि जब अपन इंस्पायरेशन कर रहे हैं एक्सपायरेशन कर रहे हैं उसके अंदर जैसे एक झूला झूलने वाली है, पेट भी ऊपर उठ रहा है छाती भी ऊपर हुई, एसिमेट्रिकल जो है वो इस तरीके का चेस्ट वॉल का मूवमेंट है उसको बोलेंगे अब नॉर्मल। तो इस तरीके का पेशेंट का चेस्ट के अंदर अब नॉर्मलिटी दिख रही है तो भी हमें मान लेना चाहिए। अब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों में यदि ऑक्सीजन की कमी है तो उसके जो नेजल है नेजल डायलेट रह जाएंगे, नेजल फेरिंग्स ये डायलेट हो जाएंगे। और ऑक्सीजन की कमी हो गई तो पेशेंट के गले के अंदर इधर जो है रिट्रैक्शंस पड़ जाएगा। और पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उनका जो एयरवे जो है पुअर हो रहा है तो आपके एक्सटर्नल नोच पे, है ना, एक्सटर्नल नोच पे जो है वो डिम्पलिंग पड़ जाएगी और पेशेंट जो है वो एसेसरीज जो मसल्स है ये वाली इस तरीके का मूवमेंट कर रहा है तो इसका मतलब सीवियर उसका एयरवे जो है कॉम्प्रोमाइज है। तो इस तरीके से बच्चे को अपन बच्चे में भी देख सकते हैं, अडल्ट में भी देख सकते हैं। अडल्ट में स्पेशली जो साइनोसिस होता है, साइनोसिस एक्चुअल में सेंट्रल साइनोसिस, पहले पेरिफेरल साइनोसिस होगा फिर सेंट्रल, अपने लिप टंग जो नोज है ये ब्लूस डिस्कलरेशन हो जाएंगे। और ये डिस्कलरेशन जो है ये लेट साइन है, अर्ली साइन नहीं है। या फिर इसके किसी तरह का नोजी ब्रीथ हो रहा है या फिर इस तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ग्रंटिंग है, विजनिंग है, इस तरह का क्रैकल्स है, तो ये सब बता रहे हैं कि एयरवे में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। ऐसे एयरवे को आपको तुरंत जो है पेशेंट को आपको ऑक्सीजन देनी है, आपको हेल्प के लिए सीनियर डॉक्टर नर्स को बुलाना है, आपको ओरल फेरिंजियल या नेजोफेरिंजियल एयरवे मेंटेन करना है या फिर आपको एडवांस एयरवे जो है उसको मेंटेन करना है और पेशेंट को तुरंत जो है उसका ऑक्सीजन का लेवल, सेचुरेशन का लेवल 92 प्लस जो है आपको करना है। फिर बात करते हैं ब्रीथिंग का। ब्रीथिंग का मतलब है पेशेंट सांस कैसे ले रहा है। अब ब्रीथिंग जो है पेशेंट को अपन को काउंट करना, ब्रीथिंग रेट कैसा है। नॉर्मल जो ब्रीथ है वो 12 से लगा के अपन 24 ब्रीथ पर मिनट लेते हैं। तो रेट क्या है, डेप्थ क्या है पैटर्न का, ब्रीथ का साउंड क्या है, जनरल ऑब्जर्वेशन जो है अपन देखेंगे। चेस्ट में अंदर कोई तरह का डिफॉर्मिटी नहीं है और इस सारी चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, परकजन करेंगे और पाल्पेशंस करेंगे। इस तरीके से अपन जो है उसके ब्रीथिंग को असेस करेंगे। इसमें कोई अबनॉर्मलिटी दिखेगी आप सीनियर डॉक्टर नर्स को तुरंत इमीडिएटली रिपोर्ट करोगे। फिर जो है सर्कुलेशंस को देखेंगे। सर्कुलेशंस बता रहा है पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर जो है वो कैसा है, परफ्यूजन जो कैसा है। तो अपन कलर देखेंगे एक्सट्रीमिटीज का और लिम्ब का और कैपिलरी रिफिल टाइम देखेंगे। कैपिलरी रिफिल टाइम जो है यदि अपन का 2 सेकंड से ज्यादा बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब सर्कुलेशन परफ्यूजन जो है वो पेशेंट का अबनॉर्मल है। ये अपन इस तरीके से इसको सर्कुलेशन देखेंगे, कार्डियक आउटपुट देखेंगे, वाइटल उसके देखेंगे और किसी तरीके का कार्डियक फेलियर नहीं है। फिर अपन डी से देखते हैं डिसेबिलिटीज। पेशेंट को कोई तरह की डिसेबिलिटीज नहीं हो गई है, पेशेंट अनकॉन्शियस जो है हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके अंदर ज्यादा हो रही है तो इस तरीके से पेशेंट का आपको प्यूपिल का साइज देखना है। प्यूपिल के ऊपर लाइट करेंगे, लाइट के साथ में प्यूपिल रिएक्ट कर रहा है, उसका जो है एकोमोडेशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब पेशेंट जो है कॉन्शियसनेस के अंदर है। और बढ़िया स्कोर जो है वो अपन GCS देखेंगे ग्लासकोमा
स्केल। और पेशेंट का कई सारे पेशेंट को अनकॉन्शियस हो सकता है, उसमें एक शुगर टेस्ट भी करेंगे, तो अपन इसका पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे और ई से पेशेंट का एक्सपोजर देखेंगे कि उसको फर्दर जो है इंजरी तो नहीं हुई, पूरी बॉडी का एग्जामिन करेंगे और एक्सपोजर करेंगे। तो ये अपन ने बात की किस तरीके से क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर जो एक नर्स की ड्यूटी रहने वाली है, इस ड्यूटी के दौरान आईसीयू और सीसीयू के ड्यूटी में नर्स को किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से नर्स जो है असेसमेंट करेगी। आई होप सो ये आपको क्लिनिकल लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।